गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 14 तक आए थे, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये चैप्टर जो चल रहा है वो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, जिसके हमने 14 MCQ सॉल्व कर लिए हैं। अभी हमारा है 15 MCQ। बहुत ही सिंपल है। Two adjacent piano keys are struck simultaneously. The note emitted by them have frequencies F1 and F2. The number of beats heard per second is ये बीट्स की जो कंसेप्ट है उसके ऊपर है। दो साउंड सोर्सेस है, एक की फ्रीक्वेंसी N1 है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी N2 है, और दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हमें बीट्स कितनी सुनाई देगी, कितनी बीट्स पर सेकंड सुनाई देगी, यही यहाँ पे पूछा है। सो द बीट फ्रीक्वेंसी इज N1 माइनस N2। तो यहाँ पर भी आंसर रहेगा F1 माइनस F2। कुछ खास नहीं था, बस एक कंसेप्ट को उन्होंने इस क्वेश्चन के ज़रिए रिवाइज किया है बिट फ्रीक्वेंसीज के। सो इसका जो आंसर है वो है F1 माइनस F2। हाँ, F2 माइनस F1 क्यों नहीं, क्योंकि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमें दी नहीं है कि वेदर F1 इज़ ग्रेटर और F2 इज़ ग्रेटर। तो इसलिए जो ऑप्शंस में वहाँ पे मेंशन है, ऑप्शन में वहाँ पे मेंशन है F1 माइनस F2, जो कि है आपका बी ऑप्शन। सो दैट्स वाई आंसर विल बी F1 माइनस F2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस नहीं है, बट कंसेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और एक बार ये समझ में आ गया तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम एक्चुअली कैसा है कि ये कई सारे टाइप इस क्वेश्चन के हैं, अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है आपकी सारी एग्ज़ाम्स में, बोर्ड की एग्ज़ाम में, JEE में या CET में, हर जगह पे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 16। तो इस पे ध्यान दो। ट्यूनिंग फोर्स A and B गिव 4 बिट्स पर सेकंड, इनिशियल फ्रीक्वेंसी NA एंड NB इज इक्वल टू 4। यानी दोनों एक साथ जब साउंड क्रिएट करते हैं तो जो बिट्स सुनाई देती है वो कितनी है? 4 बिट्स पर सेकंड। ट्यूनिंग फोर्स A and B गिव 4 बिट्स per second. If fork B is loaded with wax, 8 bits per second are heard. If the frequency of A is 320 Hz, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ B इज, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ B यानी वैक्स लगाने से पहले उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी। ठीक है, वैक्स आप सभी को पता होगा। अब ये है आपका ट्यूनिंग फोर्क, और अगर ये ट्यूनिंग फोर्क को मैं वैक्स लगा देता हूँ तो ये वैक्स लगाने से ये जो इसकी प्रॉन्ग्स है, इसको कहते हैं प्रॉन्ग्स, तो ये जो प्रॉन्ग्स है वो थोड़ी हेवी हो जाएगी। और ये प्रॉन्ग्स हेवी होने की वजह से होगा ये कि वो ज़्यादा फास्ट ऑसिलेट नहीं कर पाएगी। यानी वैक्स लगाने से प्रॉन्ग्स की जो फ्रीक्वेंसी है, रादर ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। इसे बस आप याद रखना। एक होता है वैक्स लगाना और दूसरा होता है वर्ड, ये आपको कुछ न्यूमेरिकल्स में सुनाई देगा, फाइलिंग ऑपरेशन होता है। फाइलिंग ऑपरेशन में क्या है, ये जो मटेरियल है ट्यूनिंग वो थोड़ा सा घिसते हैं। उसके घिसने से क्या होता है कि ये जो मास है प्रॉन्ग्स का, वो मास कम हो जाता है। मास कम हो जाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ट्यूनिंग फोर्स की, वाइब्रेशन की। तो यहाँ पे फाइल हमने किया नहीं, यहाँ पे सीधा सीधा वैक्स लगा दिया। तो वैक्स लगाने से ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो आगे क्या, अब इसके बारे में सोचते हैं। सबसे पहले मैंने ये लिखा है, हाँ, बाद में उन्होंने क्या दिया कि वैक्स लगाने के बाद हो क्या रहा है कि हमें जो बिट्स अभी सुनाई दे रही है दोनों ट्यूनिंग फोर्स में, वो है 8 बिट्स पर सेकंड। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली। NA माइनस NB इज़ 4। अब मैंने NA ग्रेटर है, ये कहाँ से डिसाइड किया नहीं पता, तो उसके बारे में सोचते हैं ज़रा सा। सो मैं अगर एज्यूम करता हूँ कि NB माइनस NA इज इक्वल टू 4, मान लो कि ये नहीं लिया मैंने ये इक्वेशन ले लिया। कौन सा? NB माइनस NA इज इक्वल टू 4। ठीक है, दिस इज द इनिशियल कंडीशन। और वैक्स लगाने के बाद क्या हो जाएगा, अब ये जो NB डैश मानता हूँ, वैक्स लगाने के बाद जो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, सो लेट दैट फ्रीक्वेंसी बी NB डैश। सो NB डैश माइनस NA इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को ज़रा हम स्टडी कर लें। पहला इक्वेशन है कि हमने एज्यूम कर लिया कि भाई NB इज़ ग्रेटर दैन NA, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क B इज़ ग्रेटर दैन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क A। ठीक है, और वो डिफरेंस जो है दोनों में वो 4 है। अब जब मैं वैक्स लगाता हूँ तो मैंने कहा था कि वैक्स लगाने से फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, यानी ये जो B की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। A को हमने कुछ भी नहीं किया है। अगर B की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है
तो ये जो सब्ट्रैक्शन है वो भी तो कम होनी चाहिए। ये बात बहुत ज़रूरी है, इसे ज़रा अच्छे से ध्यान में रखो। पहला इक्वेशन हमने ये एज्यूम किया कि एन बी माइनस एन ए इज इक्वल टू 4, यानी हमने एज्यूम किया फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क बी इज़ ग्रेटर दैन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क ए, और उसकी वजह से जो डिफरेंस हमें मिल रहा है बिट फ्रीक्वेंसी वो मिल रही है 4। अब जब मैं वैक्स लगाता हूँ तो वैक्स लगाने से हो ये रहा है कि एन बी माइनस एन ए 8 आ रहा है, ठीक है, बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है क्योंकि वैक्स लगाने से आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और अगर आपकी बी ट्यूनिंग फोर्क बी की फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो ये जो सब्ट्रैक्शन है ये कम होनी चाहिए, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन बढ़ रही है, यानी ये जो इक्वेशन हमने एज्यूम किया है ये गलत है और ये करेक्ट इक्वेशन है। अब देखो, सो दैट्स वाई एन ए माइनस एन बी इज इक्वल टू 4। बस यहाँ तक ये अगर समझ में आ गया तो आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नहीं समझा तो इस डिस्कशन को फिर से एक बार प्ले करके आप सुन लो। तो यानी करेक्ट इक्वेशन कौन सा है, ये गलत इक्वेशन है। सो एन बी माइनस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एप्लीकेबल है क्या, जो कंडीशन है यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है क्या, ज़रा देखो। चलो ये मैंने एज्यूम किया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ए इज़ ग्रेटर दैन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क बी। तो यहाँ पे अगर बी पे वैक्स लगता है तो बी पे वैक्स लगने से ये एन बी कम हो जाएगा, एन बी कम होने से ये सब्ट्रैक्शन बढ़ेगी, और वही तो दिया है, सब्ट्रैक्शन बढ़ रही है, दोनों फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस जो है वो बढ़ रहा है, और इसीलिए ये इक्वेशन हमारा करेक्ट इक्वेशन है। अब बस हो गया, बाकी कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करनी है। एन ए कितना दिया है 320 माइनस एन बी इज इक्वल टू 4, सो दैट्स वाई एन बी इज इक्वल टू 320 माइनस 4, तो ये आ रहा है आपका 316 हर्ट्स। तो 316 हर्ट्स यानी आपका जो ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे वो है ऑप्शन सी। तो ये था डिस्कशन रिगार्डिंग दिस टाइप, और ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें दो तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी, पहला है तो वैक्स लगा दो, या फिर दूसरा है फाइल करो। फाइल करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वैक्स लगाने से ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसे आप याद रखें। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन के लिए। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस तरह से है, सेट ऑफ TFT, यानी मैंने शॉर्टकट यूज़ किया, ट्यूनिंग फोर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ईच ट्यूनिंग फोर्क गिव्स 5 बिट्स विद द प्रीसीडिंग वन, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट फोर्क इज 100 हर्ट्ज एंड दैट ऑफ लास्ट वन इज 150 हर्ट्ज, देन द नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज। कितने ट्यूनिंग फोर्क आपने ऐसे अरेंज किए हैं, जैसे कि ये F1 F2 F3 अप टू Fn, ये ऐसे ट्यूनिंग फोर्क आपने रख दिए, अरेंज किया। ये वाला इसके पहले वाले के साथ 5 बिट्स देगा, यानी इसका मतलब ये होता है कि F2 माइनस F1 इज़ 5। ये वाला भी इसके प्रीसीडिंग वन इससे पहले वाले के साथ जो बिट्स प्रोड्यूस कर रहा है वो भी 5। यानी यहाँ पे ये क्वेश्चन सिमिलर टू है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरह पे, जहाँ पे उन्होंने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछी है, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्स पूछे हैं। तो ये कितने ट्यूनिंग फोर्क उन्होंने यहाँ पे रखे हैं ये पूछा है। उसके लिए आपके पास एक इक्वेशन है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है लास्ट टर्म, ये है फर्स्ट टर्म, और ये है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमें पता है ये 5 का है, और ये है टोटल नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। सो ये लास्ट टर्म इज़ 150, इनिशियल टर्म इज़ 100, और ये n माइनस 1 में n हमें ढूंढना है, और ये है 5। अब ये हो गया 50, n माइनस 1 इज़ 5। सो यहाँ पे n माइनस 1 जो हमें मिल रहा है वो है 10, एंड हेंस n इज़ इक्वल टू 11 ट्यूनिंग फोर्क। तो ऐसे हमने कितने ट्यूनिंग फोर्क रखे हैं, 11। बहुत ही सिंपल, ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, ऐसा वाला टाइप जो है ये मैथ्स में जनरली आता है, बट याद रखना ये टाइप फिज़िक्स में आएगा, और इसी तरह के क्वेश्चंस में आपको पूछा जाएगा। कभी कभी ये लास्ट फ्रीक्वेंसी भी पूछते हैं, कभी कभी इनिशियल फ्रीक्वेंसी भी पूछते हैं, या फिर जिस तरह इसमें पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्स वो भी पूछते हैं। तो ये भी एक फेवरेट टाइप है उनका CET के लिए, तो इसे आप अच्छे तरह याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये टू साउंड, एक मिनट, इसका ऑप्शन 11 है, यस है, इट इज़ 11। एक सेकंड, अब ये है दूसरा टाइप आपका, टू साउंड वेव्स हैं ऑफ वेवलेंथ, मैंने पूरा नहीं लिखा है,
92/157 and 92/155 मीटर प्रोड्यूस 8 बीट्स पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज, अच्छा इसमें ये भूल गया मैं, इसमें है ऑप्शन नंबर आपका बी आ रहा है, ठीक। टू साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ 92/157 एंड 92/155 प्रोड्यूस 8 बीट्स पर सेकंड, यानी ये दोनों साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, वेवलेंथ दी है, ठीक है। तो अभी हमें ये पता है, अब ठीक है, दोनों में जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है वो दिया है यहाँ पे 8 बीट पर सेकंड। अब देखो यहाँ पे वेवलेंथ दी है, हमें पता है वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो यानी मेरे पास दो वेवलेंथ दी है, एक है λ1 और दूसरी है λ2। अब मुझे बताइए इसमें से कौन सी ग्रेटर रहेगी। सो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे λ1 इज 92/157 and λ2 is 92/155। तो λ2 इज ग्रेटर देन λ1, क्योंकि ये इसका डिनोमिनेटर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, इसका कम है, इसलिए λ2 विल बी ग्रेटर देन λ1। और एक चीज़ है, अब क्या लिखना है, तो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसीज। सो आई कैन राइट n1 इज ग्रेटर देन n2। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सो इफ λ2 इज ग्रेटर देन λ1, इसका मतलब ये होता है कि n1 इज ग्रेटर देन n2। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 8, n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 8। सो n1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ v अपॉन λ1 माइनस v अपॉन λ2 इज इक्वल टू 8। अब देखो यहाँ पे v कॉमन ले रहा हूँ, 1/λ1 कितना आएगा, इट विल बी 157/92 माइनस 1/λ2 कितना आएगा, वो आएगा 155/92 इज इक्वल टू 8। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो अब ये हो गया। सो v, वेयर v स्टैंड फॉर वेलोसिटी, सो v इज इक्वल टू 157 minus 155 divided by 92 is equal to 8. V is 2/92 is equal to 8 and V is equal to 8 into 92/2। तो ये आएगा 4 और ये 8 आ रहा है एंड 368, ऐसा कुछ तो आंसर आ रहा है। यस, वी हैव दैट ऑप्शन, ऑप्शन बी। सो देख लो इसे एक बार, ये इस तरह से सॉल्व करना था, पर ये समझना ज़रूरी था यहाँ पे कि n1 माइनस n2 लिखना है या n2 माइनस n1 लिखना है, वहाँ पे गड़बड़ मत करना। यहाँ पे ये क्लियरली यहाँ पे ये वेवलेंथ दी है। सो वेवलेंथ से हमने फ्रीक्वेंसी लिखी, कैसे लिखी, वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे पूछा गया है वेलोसिटी ही पूछी गई है। सो दैट्स वाई n1 माइनस n2, क्यों, क्योंकि λ2 इज ग्रेटर देन λ1, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है, इसलिए n2 इज लेस देन n1। और उसके बाद बाकी तो कैलकुलेशन आपको शायद समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस 8 बीट्स विद अ सोर्स ऑफ 250 हर्ट्ज and 12 bits with a source of 270 hertz. The frequency of unknown source is, अब वो जो एक सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी अननोन है, लेट अस एज्यूम कि उसकी फ्रीक्वेंसी है n, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो सोर्स है इट इज गिविंग 8 बिट्स विथ अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज एंड 12 बिट्स विथ अ सोर्स ऑफ 270 हर्ट्ज। तो हमें पता है बिट फ्रीक्वेंसी रहती है n1 माइनस n2, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ कि n माइनस 250 इज़ 8 एंड n माइनस 270 इज़ 12। तो क्या ये पॉसिबल है इस तरह का इक्वेशन? नहीं, ये इक्वेशन लिखना, कौन सा इक्वेशन हमें एज्यूम करना है, इसी के ऊपर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिपेंडेंट है। ये और या फिर ये भी ले लो, ये ऐसा हमने पहले भी कर लिया है।
तो ये जो है इस तरह से लिखना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ये तो पॉसिबल नहीं है कि सेम नंबर से आप 250 पहले 250 जब माइनस करते तो आपको 8 आंसर मिल रहा है, और जब आप इसी नंबर से जब ग्रेटर नंबर 270 माइनस कर रहे हो तो आपको 12 आंसर मिल रहा है। ये पॉसिबल नहीं है। यानी यहाँ पे ऐसा है कि ये जो n है, n इज़ इन बिटवीन 250 एंड 270। n जो है पहला जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी 250, फिर n आएगा और फिर आएगा 270। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि 250 माइनस n इज इक्वल टू 8 एंड सॉरी ये उल्टा लिखा हमने, n माइनस 250 इज इक्वल टू 8 एंड 270 माइनस n इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशंस अभी हमें बोल सकते हैं हम कि ये करेक्ट इक्वेशंस है। ये समझ में आया कैसे? फिर से एक बार बता रहा हूँ कि ये मैंने सिंपली n1 माइनस n2 वाली बीट फ्रीक्वेंसी की कंसेप्ट अप्लाई कर ली। तो मैं लिखता हूँ n माइनस 250 इज 8 एंड n माइनस 270 इज 12। ये ठीक है, बिट फ्रीक्वेंसी की कंसेप्ट के हिसाब से इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज, बट मैं अगर ऐसा लिखता हूँ तो ये टोटली गलत है। सेम नंबर से आप 250 जब माइनस करते तो 8 आ रहा है, और सेम नंबर से जब 270 माइनस करते तो 12 आ रहा है। ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ये नंबर कम आना चाहिए। यानी ये जो दोनों इक्वेशंस हमने लिखे ये गलत है, और इसका मतलब ये होता है कि n इज़ लाइंग बिटवीन 250 एंड 270। ये इसका मतलब है, और इसीलिए n इज़ ग्रेटर दैन 250 एंड n इज़ लेस दैन 270। इसलिए मैंने लिखा n माइनस 250 इज़ 8 एंड 270 माइनस n इज़ 12। ये यहाँ पे इक्वेशन आपको एक बार मिल गया तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो क्या? हाँ, हो गया। अभी किसी भी एक इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो देखते हैं हमें क्या आंसर मिलता है। सो n माइनस 250 इज़ 8, तो n आपको मिलता है, यहाँ से देख लो इक्वेशन 1 बोलता हूँ मैं। सो n इज़ 250 प्लस 8, तो आपको आंसर मिलता है 258। अब ये ट्राई करो, ये हमारी जो वैल्यू आई है क्या ये बराबर है? तो इसे यहाँ पुट करो तो 270 माइनस 258 आप करके देखो, आपको मिलेगा आंसर 12। यानी हमारी ये जो वैल्यू है ये करेक्ट है। तो क्या हमें ऐसा कोई ऑप्शन है यहाँ पे? यस, वी हैव ऑप्शन ए। अब ये इतना सिंपल कैसे आ गया? सिंपल है, बस यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही करनी है। बट प्रॉब्लम ये है, यू शुड बी एबल टू राइट दिस इक्वेशंस। ये जो दो इक्वेशंस मैंने लिखे हैं ये आपको लिखते आने चाहिए। अगर आपने ये ऐसे इक्वेशंस लिख दिए तो यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो यहाँ पे कंसेप्ट ज़रूरी है। कैलकुलेशंस आप 1 मिनट में कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ये लिखते आना, ये इक्वेशन लिख पाना ये बहुत ज़रूरी है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए मैंने ये दो इक्वेशंस एज्यूम करके आपको ये एक्सप्लेन किया है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। टू ट्यूनिंग फोर्क, वन ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज एंड अदर अननोन। दूसरे ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी अननोन है। व्हेन साउंड्स टुगेदर गिव 6 बीट्स पर सेकंड, when wax is put on a fork of frequency 256 Hz, the number of bits becomes 7 per second। तो यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो चलिए एक काम करते हैं कि जो अननोन फ्रीक्वेंसी है उसको फिर से मैं यहाँ पे n एज्यूम करता हूँ, और जो नोन फ्रीक्वेंसी वो है 256। अब एक काम करते हैं, मैं एक हमने वैक्स कहाँ पे लगाया है? ये इसके ऊपर लगा। ये जो ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी 256 है उसके ऊपर हमने वैक्स लगा दिया। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 256 माइनस n इज इक्वल टू, इनिशियल कंडीशन क्या है 6। अगर ये लिख दूँ तो क्या ये इक्वेशन जो मैंने लिखा है ये बराबर है कि नहीं, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। चलिए अब ध्यान दो, यहाँ पे जब मैं ये वाले ट्यूनिंग फोर्क पे वैक्स लगाता हूँ तो ये फ्रीक्वेंसी 256 नहीं रहेगी, ये फ्रीक्वेंसी 256 से कम रहेगी। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है, ये तो एज इट इज़ है। तो ये फ्रीक्वेंसी कम होने से ये जो सब्ट्रैक्शन है ये 6 से कम हो जाएगी, इट विल बी लेस दैन 6। बट ऐसा हुआ है क्या? नहीं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। यानी ये जो इक्वेशन हमने एज्यूम किया ये गलत है। तो करेक्ट इक्वेशन इज n माइनस 256 इज इक्वल टू 6।
अब देखो, अगर मैं इस वाले ट्यूनिंग फोर्क पे जिसकी फ्रीक्वेंसी इनिशियल 256 है उस पर अगर मैं वैक्स लगाता हूँ तो ये नंबर कम हो जाएगा। ये नंबर कम होने से ये जो सब्ट्रैक्शन है ये सब्ट्रैक्शन बढ़ेगी और वही यहाँ पे हो रहा है, सब्ट्रैक्शन बढ़ रही है, 6 से 7 हो रही है। सो दैट्स व्हाई दिस इज आवर करेक्ट इक्वेशन। बस कुछ नहीं करना है, ये n ढूंढना है। सो n इज 256 प्लस कितना आ रहा है 6, तो ये मेरा आंसर आएगा 256 प्लस 6, ये आ रहा है 262 हर्ट्ज। ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? 262 हर्ट्ज ऑप्शन है बी। तो ये दोनों क्वेश्चंस में बस एडिशन है या फिर सब्ट्रैक्शन है, बट बात ये है कि आपको इक्वेशन कौन सा लेना है ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं पहचान पाए तो ये बड़ा ही सिंपल टाइप है और ये भी बड़ा सिंपल टाइप है। इसको भी मैंने आपको पहले भी एक सिमिलर क्वेश्चन किया था, होमवर्क को देने वाले थे बट नहीं, मुझे लगा कि फिर से एक बार बता दूं। तो बोथ टाइप्स आर वेरी सिंपल, बट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इक्वेशन कौन सा लेना है, ये वाला लेना है या ये वाला लेना है, इसमें भी ये दो लेने हैं या ये दो लेने हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और एक बार ये समझ में आ गया तो ये टाइप आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ अपना 21। फिर से वही टाइप आ गया है क्वेश्चन नंबर 22 में, बट पहले इसमें हमने वैक्स लगाया था। अब यहाँ पे हम फाइल करने वाले। फाइल करना यानी उस ट्यूनिंग फोर्क के प्रॉन्ग्स को ऐसे घिसना, घिसने से वो ट्यूनिंग फोर्क की प्रॉन्ग्स जो है वो थोड़ा उसका मास कम हो जाएगा, थोड़ी पतली हो जाएगी, दे कैन वाइब्रेट विद अ हायर फ्रीक्वेंसी। तो फाइलिंग ऑपरेशन से ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ये याद रखना, और वैक्स लगाने से फ्रीक्वेंसी कम होती है। ठीक है। सो 2 ट्यूनिंग फोर्स ए एंड बी प्रोड्यूस 5 बिट्स। ठीक है, इनिशियल कंडीशन दे दी है कि इनिशियली दोनों में जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का वो है 5 का। फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज़ 512 हर्ट्ज। बी की फ्रीक्वेंसी दी है वो है 512। इफ़ वन आर्म ऑफ ए इज़ फाइल्ड, अब यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर ए को फाइल किया गया, वन आर्म को करो या 2 आर्म को करो, ऐसा देना नहीं चाहिए था बट ठीक है दे दिया उन्होंने। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है। सो ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ी, क्यों बढ़ी? क्योंकि वहाँ पे फाइलिंग ऑपरेशन हो रहा है। देन द नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीजेज, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। अब कौन सा इक्वेशन लेना है हमें, एन ए माइनस एन बी लेना है या एन बी माइनस एन ए लेना है, देख लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ एन ए नहीं, मैं ले लेता हूँ एन बी माइनस एन ए इज इक्वल टू, कितना दिया है डिफरेंस यहाँ पे, कितनी बिट्स है 5 बिट्स। सो एन बी माइनस एन ए इज 5। ठीक है, अब फिर से देख लेते हैं क्या हमने ये इक्वेशन एज्यूम किया है वो करेक्ट है या नहीं है। देखो यहाँ पे क्या होने वाला है कि एन बी माइनस एन ए इज़ 5। अब एन ए यानी ए को मैंने फाइल किया, ए को फाइल करने से क्या हुआ, ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अगर ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये जो डिफरेंस है ये कम हो जाएगा, डिफरेंस कम हो जाएगा यानी बिट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। पर यहाँ पे क्या दिया है, देन नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीजेस, यहाँ पे बिट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है ना कि कम हो रही है। तो अगर मैं ये इक्वेशन लेता हूँ तो बिट फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, परंतु ऐसी कंडीशन दी नहीं है, यहाँ पे बिट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो अगर बिट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो जो ये इक्वेशन है ये गलत हो जाता है और हमें उल्टा इक्वेशन एज्यूम करना पड़ेगा, दैट इज एन ए माइनस एन बी इज इक्वल टू 5 हो गया। अब एन ए आपको मिल जाएगा, एन ए बी दिया है, बी कितना दिया है 512 इज इक्वल टू 5। सो एन ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा 517। तो 517 ऐसा कोई ऑप्शन आपके बुक में है? यस, इट इज़ ऑप्शन बी। अरे हाँ, एक बात बतानी थी, मैंने डायरेक्ट 22 लिया है, 21 सिमिलर है। थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए n1 माइनस n2 यूज़ करके, जहाँ पे हमने n को v बाय लैम्डा से रिप्लेस कर दिया। तो वैसा ही टाइप ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ये आपके लिए होमवर्क के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो ये 21 आपको सॉल्व करना है, आंसर ढूंढ के मुझे बताना है। ठीक है, तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 22। 23 पे जाते हैं। अब ये 23 ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस है ना, शायद आपके सिलेबस में डॉपलर इफेक्ट है कि नहीं, आई मीन ये प्रीवियस सिलेबस से रिलेटेड है। तो मैं चाहता हूँ कि 1-2 क्वेश्चंस हम डॉपलर इफेक्ट से कर लेते हैं फॉर सेफर साइड, क्योंकि ये पहले वाले सिलेबस में इसी चैप्टर में इंक्लूडेड था, बट ये डॉपलर इफेक्ट अभी आपका 11th में शिफ्ट हो गया है। आपको याद होगा कुछ डॉपलर इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स हमने किए थे। तो
अब डॉपलर इफेक्ट का ये आगे का जो पार्ट शुरू हो रहा है, मैं बस एक रिवीजन के लिए ले रहा हूँ, फॉर सेफर साइड में ही ले रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये आपके सिलेबस में ऐड हो गया है 12th में, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट एक रिवीजन टाइप हो जाएगी। और पता नहीं आपके सीईटी में क्या चेंजेस होने वाले हैं, बट लेके रख देता हूँ। नहीं है तो अच्छी बात है, और अगर आता है तो आपका प्रिपरेशन भी हो जाएगी इस न्यूमेरिकल की मदद से। तो ये 23 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। इफ फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज 1950 हर्ट्ज, देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज। ऑप्शन देखने दो मुझे क्या दिए हैं, 1950, 2132, 2068 एंड 2486। ठीक है, सो दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, इफ दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। क्यों गड़बड़ हो गया है, ये बहुत आसानी से आप पता कर सकते हो। 4 ऑप्शंस दिए हैं, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो दी है वही हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज 1950। अच्छा ठीक है, बराबर है, कोई गड़बड़ नहीं है, इसे हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सो देखो, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज v माइनस vo, सॉरी ये vs ऊपर आएगा, एंड v प्लस vo इंटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ये एक्सप्रेशन आपको याद होगा, ये एक्सप्रेशन है अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स, सो देयर विल बी चेंज इन द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। गड़बड़ हो गई यहाँ पे, एक ये यहाँ पे सोर्स है और ये यहाँ पे ऑब्जर्वर है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर दिस केस। यहाँ पे ये ऐसा क्यों लिया है मैंने, इससे पहले जान लो। देखो, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, तो ये यहाँ पे माइनस आएगा। ऊपर हमेशा v प्लस माइनस vo रहेगा और नीचे हमेशा v प्लस माइनस vs रहेगा। vo स्टैंड फॉर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, vs स्टैंड फॉर वेलोसिटी ऑफ सोर्स। जब ऑब्जर्वर, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, तो ये यहाँ पे माइनस रहेगा, एंड व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो ये यहाँ पे प्लस रहेगा। क्योंकि दोनों की केस में ये माइनस और प्लस क्यों लिया हमने, क्योंकि दोनों की केस में द अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर विल बी लेस देन फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय द सोर्स। सो दैट्स वाई ये यहाँ पे माइनस रहेगा और ये यहाँ पे प्लस रहेगा। इसका जो बेसिक इक्वेशन है ये आपके 11th के टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखना। हाँ जी, और ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी, सॉरी ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी उन्होंने पूछी है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज। सो ये 1950 है, क्या NA इज़ 1950। मुझे देखने दो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी दी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ 340 मीटर पर सेकंड। सो ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है, V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड, आप शायद भूल गए होंगे। इट इज़ 340 माइनस 10, और ये यहाँ पे 340 प्लस 10 इंटू n, ये ऐसा है। इसे आप ये 1950 इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 330, और ये आ रहा है आपका 350 इंटू n, एंड दैट्स वाई n इज इक्वल टू, n जो आपको मिल रहा है दैट इज़ 1950 इंटू 350 अपॉन 330। इसे आपको सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करके देख लो क्या आंसर मिलता है, ढूंढो इसे। मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है लगभग 2068 हर्ट्ज। ये इसका आंसर आ रहा है। करके देखो कैलकुलेशंस के लिए लॉग टेबल यूज़ करना पड़ेगा, आपको लॉग टेबल पढ़ाया गया है। हाँ, विदाउट लॉग टेबल भी आप कर सकते हो, अगर आप ये फटाफट टेबल्स आपके याद रहेंगे तो आप ये विदाउट लॉग टेबल भी कर सकते हो। सो अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने टोटल कितने क्वेश्चंस किए, 23। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 24। अ सोर्स ऑफ साउंड इज ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 40 km/h टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर एंड एमिट्स साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज।
इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 1220 किलोमीटर पर आवर देन व्हाट इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। फॉर्मूला है यहाँ पे वही फॉर्मूला जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था, एन ए इज इक्वल टू, अब नाउ सोर्स इज मूविंग एंड ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, तो वी ओ इज 0, सो ऊपर कुछ नहीं रहेगा, अपॉन सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो यहाँ पे ये v माइनस वी एस इंटू एन आएगा। और यहाँ पे वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर को मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे रेशो है दोनों का। तो सिंपली आप यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड दी है 1220 डिवाइडेड बाय 1220 माइनस ये है 40 इंटू 2000। जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, कैलकुलेशंस ही करने हैं आपको, बाकी कुछ नहीं है। आंसर निकाल लो, कितना आ रहा है देखो, मुझे बता दो कितना आंसर आ रहा है। फिर भी एक बार बता रहा हूँ कि डॉपलर इफेक्ट मैंने बस ये प्रीवियस सिलेबस में से कुछ क्वेश्चंस कैरी ऑन हो गए हैं, इसलिए ये 2 क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, बाकी डॉपलर इफेक्ट के कुछ क्वेश्चंस मैं नहीं लूँगा। इसके बाद मैं फिर से वही सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को ही पढ़ाने वाला हूँ। तो 24 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, कोई भी डाउट रहा इन 24 क्वेश्चंस में तो आप पूछ सकते हो ग्रुप में। सो दैट्स इट फॉर टुडे।